Assalamu alaikum. Can you all hear me? I've opened the chat so you can all give me the feedback in here. Good enough. अच्छा जी, so we have to start with the palmar spaces and muscles of hand. हम revise कर रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम. Your final stage is going to be on the 17th Friday. So उस वक्त तक हम revisions चला रहे हैं हम, ठीक है? So we've done some of the topics. एक्जिला वगैरह की है, ब्रेकियल आर्टरी की है, फोरआर्म का कुछ आपको डॉक्टर फातिमा ने कराया है. सो आई जस्ट थॉट ये हैंड का पोर्शन जो है, ये बच्चे थोड़े परेशान होते हैं, पामर स्पेसेस एंड मसल्स ऑफ हैंड. सो वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस टुडे. सो पामर एपिन्यूरोसिस होता क्या है? बेसिकली इट इज जस्ट अ थिकन्ड डीप फेशिया ऑफ द हैंड. अब इसकी कंटिन्यूएशन क्या कहते हैं कि दिस इज द palmaris longest muscle. As you know, it is a, why is it called palmaris longest? Long because it has a very long tendon. छोटी सी मसल पहले आपको बताया था फोरआर्म में, और बड़ा लंबा टेंडन होता है, और जब इसका टेंडन आता है टुवर्ड्स द हैंड, ये आके एपेक्स ऑफ पामर एपिन्यूरोसिस के साथ कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है? इसके फाइबर्स जो है फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के साथ भी अटैच होते हैं, और पामर एपिन्यूरोसिस जो एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर है इन द रीजन ऑफ द पाम, यहाँ पे आके कंटिन्यू हो जाता है. सो some of the books say कि this is the apex of the palmar epineuritis because this is the it is a triangular structure. इसका बेस जो है palmar epineuritis का, वो बेस आके लगता है in the region of the head of the metacarpals, ठीक है? सो अगर हम हैंड का शुरू करें, आई टेल यू, सुपरफिशियल से डीप जाएं तो पहले स्किन आती है. स्किन में सबक्यूटेनियस, स्किन में क्यूटेनियस नर्व्स हैं, क्यूटेनियस जो डर्माटोम्स हैं, वो हम बाद में करते हैं, जो नर्व सप्लाई वगैरह है. तो डीप फेशिया की तरफ आए तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपके पामर एपिन्यूरोसिस ही आता है. सो पामर एपिन्यूरोसिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, एज आई टोल्ड यू. अब इसमें ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, दीज आर बेसिकली ए थिकन्ड रेज है. ये जो कंटिन्यूएशन हो रही है पामर एपिन्यूरोसिस की, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके ऊपर भी, इसके बीच में भी ये क्या है, थिकन रेज हैं टुवर्ड्स ईच डिजिट. ये क्या करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं आपके जो डीपर स्ट्रक्चर्स हैं, ये नर्व्स हैं, वेसल्स हैं. जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता जैसे भी डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी आती है तो ये और छोटी होती चली जाती है, ज्यादा डेलिकेट होती चली जाती हैं, तो यहाँ पे डेलिकेट स्ट्रक्चर्स को ये प्रोटेक्ट करता है. सो ये रेज की फॉर्म में है, 4 रेज गोइंग फ्रॉम द एपेक्स टुवर्ड्स ईच डिजिट. लेकिन in the region of the head of the metacarpal they are again joined together. यहाँ पे एक ट्रांसफर्स भी होता है, ट्रांसफर्स thickened form होती है palmar epineuritis की. So this is basically a thickened deep fascia of the palm of the hand. Okay, अब आगे अगर हम चलें तो इसके नीचे deep to the palmar epineuritis we have the flexor retinaculum. जो flexor retinaculum जो आपके कार्पल टनल बनाता है. कार्पल टनल कैसे बनता है? कनकेविटी ऑफ द कार्पल बोन्स, क्योंकि वो कार्पल बोन्स जो है वो कनकेव शक्ल में होती है, एक कप फॉर्म में होती है, और उस कप के जो एजेस हैं उसको ये जॉइन करता है फ्लेक्सर रेटिनैकुलम. तो ये एक टनल सी बनती है और उसके बीच में से टेंडन्स जाते हैं. अब ये जो टेंडन्स जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आप फिंगर्स मूव करें तो दे नीड सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन. तो प्रोटेक्शन किस तरह होती है कि यहाँ साइनोवियल शीट्स बन जाती हैं. ये जो टेंडन्स हैं इनको कवर करती हुई ये जो ब्लू फॉर्म में आपको नजर आ रही है, ये साइनोवियल शीट्स बन जाती है. साइनोवियल शीट क्या होती है? एक साइनोवियल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर थोड़ा सा फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड, सो दैट द फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड. सो ये जो आपको ज्यादा क्वाड्रेंगुलर फॉर्म में नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द अल्नर बर्सा, बिकॉज मिडिल साइड पे है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, एंड इट कवर्स all the tendons of the flexors of the digits. Now अब आप ये देखेंगे कि फ्लेक्सर रेटिनैकुलम से पहले शुरू हुआ है और आगे जाके मिडिल ऑफ द पाम तक इसकी डिस्टल एज आ जाती है, वहां पे ये खत्म हो जाता है, और फिर फिंगर्स में दोबारा ये शुरू हो गया, दोबारा एक ये इसकी दोबारा साइनोवियल शीट बन गई है फ्लेक्सर की. इट इज नॉट कंटिन्यूअस विद द डिजिटल शीट ऑफ द index finger, middle finger and the ring finger, but it is continuous with the डिजिटल साइनोवियल शीट ऑफ द लिटिल फिंगर. इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि लिटिल फिंगर में अगर इंफेक्शन चली जाएगी साइनोवियल शीट में, इट इज गोइंग टू कम बैक, गोइंग टू कम प्रॉक्सिमली, एंड इट इज गोइंग टू इन्वॉल्व द अल्नर बर्सा आल्सो. ठीक है, यहाँ पे बाकी जो फिंगर्स की हैं उनकी आ जाए तो उनमें थोड़ी सी
फिर भी हिंड्रेंस है, इट इज नॉट अ कंटिन्यूएशन. ओके, दिस इज द अल्नर बर्सा. और रेडियल साइड पे देन देयर इज द रेडियल बर्सा व्हिच कवर्स द फ्लेक्सर ऑफ द थंब. ये जाहिर है इसकी डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट है, तो इसको अपनी तरह अलग चाहिए थी. सो साइनोवियल शीथ ऑफ फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस है एक, और दूसरा क्या है, साइनोवियल शीथ ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस. तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस वाला जो है इसको हम कहते हैं रेडियल बर्सा. सो ऑल दीस टेंडन्स आर पासिंग beneath or deep to the flexor retinaculum, but because there is so much of movement we need a little bit of protection from the friction. तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे अल्लामिया ने डिजिटल साइनोवियल शीथ बना दिया है. सो इसके बाद क्या है, ये बड़ा अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है डायग्राम. इसमें क्या है आपको दिखाया है बेसिकली कि क्या चीजें आपकी बोन है आपकी फिंगर की, ठीक है. उसके बाद क्या क्या चीजें आती हैं, कहाँ कहाँ फ्लेक्सर होता है, टेंडन होता है, और कहाँ कहाँ उसकी प्रोटेक्शन होती है. ये देखें आर्टरी बिल्कुल मिडिल में से जा रही है. दिस इज द बाहर जो बिल्कुल आपको नजर आएगी फाइब्रस डिजिटल शीट है. अब ये डिजिट्स है क्योंकि डिजिट्स है, फिंगर है, शीट है, प्रोटेक्शन है, लेकिन ये फाइब्रस है. सो सबसे जो बाहर वाली आएगी वो फाइब्रस आएगी. उसके बाद अंदर जो आएगी वो साइनोवियल शीट आएगी. अब आप ये देखें, ये जो फाइब्रस है ये कवर कर रही है आर्टरी को भी, लेकिन साइनोवियल शीट जो है ये खाली टेंडन को कवर करेगी. सो ये फाइब्रस शीट इज कंटिन्यूअस विद द पेरिओस्टियम ऑफ द बोन. फाइब्रस शीट ये पूरा कवर कर रही है, टेंडन बना रही है, सॉरी टनल बना रही है, ठीक है, टेंडन के लिए. अब टेंडन जो जा रहा है उसके ऊपर फिर एक और साइनोवियल लाइनिंग है, साइनोवियल शीट है, डिजिटल साइनोवियल शीट. ये बेयर टेंडन है, उसके बाद ये पर्पल सा ये साइनोवियल शीट है, उसके बाद ये आपकी आ जाती है ये फाइब्रस शीट, ठीक है. सो दीज आर द कवरिंग ऑफ द टेंडन, और उसके बीच में ये आर्टरी जा रही है. टेंडन ने कॉन्स्टेंटली आपकी फिंगर्स मूव कर रही है, टेंडन ने कॉन्स्टेंटली फ्लेक्शन करनी है, और बाकी फिर ये एक्सटेंशन दूसरा टेंडन करेगा, लेकिन कॉन्स्टेंटली इसकी मूवमेंट हो रही है. अब यहाँ पे अगर ये साइनोवियल शीट ना हो तो इस टेंडन का तो प्रेशर हो जाए. तो वी नीड अ साइनोवियल शीट, वी नीड फ्लेक्शन फ्रॉम friction which comes in the form of synovial membrane, and this synovial membrane forms a sheath. Inside the sheath there is synovial fluid. जहाँ भी synovial membrane होगी वहाँ synovial fluid होगा, और वो बेस कुछ होता है. अच्छा जी, फिर आपके मसल्स आ जाते हैं. मसल्स में क्या आता है, मसल्स में आ जाते हैं थेनर के मसल्स. थेनर के मसल्स आपके थंब के हैं, हाइपोथेनर आपके मिडल साइड पे है. फिर सेंट्रल कंपार्टमेंट, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है. सेंट्रल कंपार्टमेंट्स में बेसिकली टेंडेंस जा रहे हैं, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस. एडक्टर कंपार्टमेंट पे एडक्टर मसल है. इंट्रोसियस कंपार्टमेंट है आपका, जिसमें इंट्रोसियर मसल है, पामर डॉर्सल इंट्रोसियर, दैट इज कंपार्टमेंट. ये केएलएम डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है. बेसिकली हैंड है, लेकिन डिफरेंट जो ग्रुप्स ऑफ मसल्स को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में बता दिया. अब ये स्पेसेस भी बीच में है, इन्हीं कंपार्टमेंट्स के बीच में स्पेसेस भी है. ओके गुलफाम, आई कैन सी यू लाइंग डाउन एंड हैविंग अ नाइस टाइम. चलो, सुनाई दे रहा है सारा कुछ? ओके, अब ये आ जाते हैं स्पेसेस. एक मिड पामर स्पेस है. स्पेस मिड पामर बिकॉज इन द मिडल ऑफ द पाम. थिनर स्पेस बिकॉज ये थंब की साइड पे है. अब यहाँ पे अगर आप देखें बड़े कलरफुली आपको पीछे, दिस इज द हाइपोथेनर फेशिया. हाइपोथेनर फेशिया, उसके नीचे मसल्स होंगे, ठीक है. यहाँ पे आ जाते हैं आपके थेनर वाले एकदम. अब ये जो बीच में स्पेस है मसल्स के बीच में, एक ये स्पेस बनी हुई है, ग्रीन सी स्पेस आपको नजर आ रही है, यहाँ ग्रीन आपको दिखाई है. इस एरिया में जाके ये ट्रांसवर्स सेक्शन लिया हुआ है. सो दिस स्पेस बिटवीन द मसल्स, ये एडक्टर्स है, ये इंट्रोसियाई है बिटवीन दी बोन्स, इंटरऑसियस, ठीक है. ये बोन्स के बीच में मसल है, ये एडक्टर है. ये ग्रीन जो है ये स्पेस है, दिस इज द थिनर स्पेस. और ये येलो जो है दिस इज द मिड पामर स्पेस. तो ये दो स्पेसेस हैं which are present between the different groups of muscles. ये आपको पता होना चाहिए. ये पामर अपेंडिलोसिस है. ये वाला जो एरिया ये सेंट्रल कंपार्टमेंट है जहाँ पे टेंडन्स जा रहे हैं सिर्फ. यहाँ मस्कुलर कोई फाइबर्स नहीं है, ये टेंडन्स हैं, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स जो फिंगर्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. और पिक्चर अगर आपको दिखाएं, सो दिस इज अ वेरी क्लियर पिक्चर. मसल्स ऑफ हाइपोथेनर एमिनेंस, मसल्स ऑफ थिनर एमिनेंस, ये इंटरॉसियाई मसल्स हैं. ये आपके ट्रांसवर्स एडक्टर, जो एडक्टर पॉलिसिस है उसका एक ट्रांसवर्स हेड होता है, एक ये दूसरा हेड होता है ऑब्लिक हेड. तो दिस इज द ट्रांसवर्स हेड. तो ये जो ब्लू आपको नजर आ रहे हैं बिटवीन द एडक्टर
मसल एंड ये जो आपको लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन नजर आ रहे हैं, इनके बीच में ये स्पेस है विच इज द थिनर स्पेस। अब यहाँ पे जो आ रही पामर स्पेस, यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है पामर अपिनोरोसिस से सेप्टा जाते हैं टूवर्ड्स द मेटाकार्पल्स। These septa are present on the medial, one of them is on the medial side, बिल्कुल इसके medial edge से अपिनोरोसिस जाता है 5th मेटाकार्पल तक, ठीक है। अब 5th मेटाकार्पल तक जाता है तो मसल्स ऑफ हाइपोथेनर एमएस मीडियल साइड पे रह जाते हैं, बाकी कंपार्टमेंट लैटरल साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और सेप्टम जाएगा इसके मिडिल से 3rd मेटाकार्पल पे जाएगा, तो ये कंपार्टमेंट बन गया, ये हाइपोथेनर अलहदा हो गया, सेंट्रल अलहदा हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पेस ये नीचे वाला भी अलहदा हो गया। उसके बाद ये वाला थेनर जो है कंपार्टमेंट अलहदा हो गया है बिकॉज ऑफ द लेटरल, ये लेटरल सेप्टम है, लेटरल फाइबस सेप्टम इसके लेटरल एज से, तो मिडिल एज से निकला था, एक लेटरल एज से निकला था, ये फर्स्ट मेटाकार्पल पे समझ चला गया, ये लेटरल एज से, मिडिल एज से, और एक ये मिडल से आ गया, तो ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बन गए। थेनर ये सेंट्रल है और ये हाइपोथेनर है। अब ये जो दो एक्स्ट्रा बनाए, एक एडक्टर कंपार्टमेंट केएलएम ने बताया और एक ये इंटरऑस्टियस कंपार्टमेंट केएलएम ने बना दिया डिफरेंट मसल ग्रुप के लिए, बट स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन द एडक्टर एंड द फ्लेक्सर्स ऑफ द लॉन्ग फिंगर, फ्लेक्सर ऑफ द इंडेक्स फिंगर, तो ये थेनर स्पेस है, ये मिड पामर स्पेस है। अब इसमें होता क्या है कि मिड पामर स्पेस इज कंटिन्यूअस विद द स्पेस व्हिच इज प्रेजेंट in the forearm, distal part of the forearm, anterior to the pronator quadratus. Pronator quadratus के anteriorly is a space of corona उसे कहते हैं। Mid palmar space is beneath the flexor retinaculum with this space of quadratus in the distal part of the forearm. तो क्या हो गया, हो सकती है if it is not controlled, so ये मिड पामर स्पेस है और ये थेनर स्पेस है। अब कंपार्टमेंट का चार्ट मैंने आपको दिखाया था, थेनर कंपार्टमेंट में जो मसल्स कौन से होंगे, आपके थंब के मसल्स हैं, एब्डक्टर, पॉलिसिस, ब्रेविस, एब्डक्टर है, पॉलिसिस है, थंब का है, ब्रेविस मीन स्मॉल मसल्स, तो एब्डक्टर है पॉलिसिस का, फ्लेक्सर है पॉलिसिस का, ब्रेविस है क्योंकि ये छोटा है, लॉन्गेस्ट हम फोरम में होगा, देन अपोनेंस पॉलिसिस है, देन these are supplied by the recurrent branch of median nerve। अब ये कंपार्टमेंट है, इस पूरे कंपार्टमेंट को ये रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है। उसके बाद आ जाता है एडक्टर कंपार्टमेंट, एडक्टर पॉलिसिस है बिकॉज ये थंब को एडक्ट करता है, दिस इज सप्लाइड बाय डीप ब्रांच ऑफ अल्ना नर्व बिकॉज इट इज अ डीप मसल। अब आपको दोबारा अगर दिखाएं तो दिस इज अ डीप मसल, तो यहाँ पे जो डीप मसल्स है इन सारों को डीप ब्रांच ऑफ अल्ना नर्व सप्लाई करती है। सो एडक्टर कंपार्टमेंट में है ये पॉलिसिस का मसल, थंब का मसल है, बट इट इज सप्लाइड बाय डीप ब्रांच ऑफ अल्ना नर्व। हाइपोथेनर कंपार्टमेंट जो है वो स्मॉल फिंगर के मसल्स है, एब्डक्टर, डिजिटी मिनिमी, डिजिटी मिनिमी स्मॉल फिंगर है, एब्डक्टर है, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, अपोनेंस, तीनों वही हैं लेकिन यहाँ पे डिजिटी मिनिमी लगा दें फिंगर के लिए। डीप ब्रांच ऑफ अल्ना नर्व सप्लाई करती है बिकॉज इट इज ऑन द मीडियल साइड। सेंट्रल कंपार्टमेंट में लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस है, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस कौन से आपके, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के 4 टेंडेंस हैं जो चारों फिंगर्स में जाएंगे, दे आर इंसर्टेड ऑन द बेस ऑफ द मिडिल फिलैंक्स, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये टेंडन है चारों फिंगर्स में जाएंगे बेस ऑफ डिस्टल फिलैंक्स में। अब ये लम्ब्राइकल्स क्या चीज है, लम्ब्राइकल्स जो है these are muscles which originate from the tendon of the flexor digitorum profundus, ठीक है। आपने ये नहीं देखा कि ऊपर से आ रहे हैं, ये flexor digitorum profundus लम्ब्राइकल बनते हैं and they are then attached to the extensor retinaculum। ओके, दो लैटरल हैं, दो मीडियल हैं, जो लैटरल हैं दो फर्स्ट एंड सेकंड उनको सप्लाई करती है मीडियन नर्व बिकॉज मीडियन नर्व लैटरल साइड पे, मिडिल पे जो दो लम्ब्राइकल्स हैं, थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्राइकल, दे आर प्रेजेंट on the medial side, they are supplied by the ulnar nerve। Then we come to the interosseous and dorsal muscle है, इन दोनों को डीप ब्रांच ऑफ अल्ना नर्व सप्लाई करती है। तो अगर आपको कंपार्टमेंट का चार्ट बनाना आ जाता है तो दीज आर द कंपार्टमेंट, थेनर, एडक्टर, हाइपोथेनर, सेंट्रल, इंट्रोसिया, इनके अपने अपने मसल्स हैं, हर कंपार्टमेंट है, अपनी अपनी नर्व है, तो ये आपने दे देना। अब व्हाट इज पल्स, पल्प स्पेस क्या है,
अब पल्प स्पेस आपको जो फिंगर की जो डिजिट्स की जो आपको पल्प्स हैं, जो डिस्टल आपकी फिंगर की जो पल्प रीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप फिंगर से काम करते हैं तो चाहे जिस whichever part of the body is most involved in लेबर या काम आप कर रहे हैं तो वो ज्यादा इंजरी भी वहां पे हो सकती है, होने के चांसेस होते हैं। अब फिंगर की क्या है, ये मिडिल फेलेंक्स है, ये डिजिटल फेलेंक्स है, ठीक है। आर्टरी जो आ रही है डिजिटल आर्टरी, ये एक इसकी बेस की तरफ जाएगी, एक इसकी ब्रांच आगे डिजिटल पार्ट ऑफ दी फेलेंक्स को भी सप्लाई करती है। अब ये पल्प वाला एरिया है जो सारा आपकी स्किन है, डीप फेशिया है। डीप फेशिया जो अटैच होता है बोन के विद दी बोन, पर बीच में ये थोड़ी जो कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ पे पड़ा होता है। अब यहाँ पे होती है कि यहाँ पिन प्रिक लग गई है, कोई चीज लग गई है, इंजरी हो गई है जरा सी, तो इन्फेक्शन किसी भी इस तरह की इंजरी से इन्फेक्शन इजीली आपके पल्प में चली जाएगी। अब या अगर तो वो हील हो जाती है, वेल एंड गुड। अगर ये हील नहीं होती, इट रीचेस ऑन टू द पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम पे चली जाएगी। अगर ये सारा इन्वॉल्व करेगा, इसको ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो ये बोन जो है सारी डिजेनरेट हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी बोन की। अब होता क्या है कि इसको प्रिवेंट हमने कैसे करना। अब एक तो इसकी डिजिटल आर्टरी की ब्रांच बेस पे भी जा रही है, तो इसकी वजह से फिर ये रीजनरेट हो जाती है, दोबारा से ये सारा सिलसिला सही हो जाता है। बट आपने क्या करना है कि इन्फेक्शन यहाँ पे अगर पस एक्यूमुलेट होगी, इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली पेनफुल, क्योंकि यहाँ पे स्पेस तो जहाँ भी पस एक्यूमुलेट होती है, मैंने आपको हमेशा बताया, पस हैज टू बी ड्रेन्ड। अब ड्रेन कैसे करेंगे, फिंगर आप देख रहे हैं कि फाइब्रस सेप्टा डीप फेशिया से डीपर साइड पे बोन की तरफ जा रहा है, तो आपने इसकी डायरेक्शन देखनी है और इसके डायरेक्शन के हिसाब से आपने फाइब्रस सेप्टा को काटना नहीं है, आपने इसके बीच में से इंसिजन देना है सो दैट द पस इज ड्रेन्ड बट दीज फाइब्रस सेप्टा आर नॉट डिस्टर्ब, प्लस ये आर्टरी जो है ये भी डैमेज ना हो, ठीक है ना। तो आपने इसकी इंसिजन जो देना है पस ड्रेन करने के लिए, इट शुड बी पैरेलल टू द फाइब्रस सेप्टा, it should not damage the fibrous septum. अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम मसल ऑफ द हैंड पे। you're loving it, it's not McDonald, who is this? Mamoon Ahmed Khan. Okay, best lecture, yes, you can't see me anyway. थिनर कंपार्टमेंट, अब मसल्स ऑफ द हैंड थिनर कंपार्टमेंट में क्या क्या आता है, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, अपोनेंस पॉलिसिस। अब थिनर कंपार्टमेंट में ये तीनों है, ठीक है। थंब का मसल एक और है एडक्टर, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, बट इट हैज अ सेपरेट कंपार्टमेंट बिकॉज इट इज अ वेरी डीप मसल। तो एब्डक्टर पॉलिसिस है जो एब्डक्ट करेगा, फ्लेक्सर पॉलिसिस फ्लेक्स करेगा, अपोनेंस पॉलिसिस जो है वो थोड़ी सी फ्लेक्स करता है और साथ अपोनेंस पॉलिसिस इसको थोड़ी सी मीडियल रोटेशन कराता है, तब अपोजिशन होती है। और अपोजिशन जो होती है दैट इज इम्पोर्टेंट एंड हाथ के कोई भी काम, फिंगर्स के काम जो है अपोजिशन के बगैर होने बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। to hold the pen, if you have to button your shirt, whatever, position important है, ठीक है। तो में फ्लेक्शन होती है, पोजीशन नहीं होती है। पोजीशन में क्या होता है, मीडियल रोटेशन साथ होती है तो साथ अपोजिशन हो जाती है। हाइपोथेनर में क्या है, एब्डक्शन भी हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिनिमम ब्रेविस है, फ्लेक्शन कराएगा, अपोनेंस है वो अपोजिशन कराएगा। सेंट्रल कंपार्टमेंट में नॉन फ्लेक्सर टेंडेंस है, फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस, उसके अलावा लंब्राइकल्स आ जाते हैं। एडक्टर कंपार्टमेंट में एडक्टर, एंट्रोसिस में एंट्रोसिया है। ये मसल्स तो हमने बार बार यहाँ से रिमूव किया हुआ है, फ्लेक्सर ये पामर एपिनेरोसिस। यहाँ पे आपको ना मीडियन नर्व है, तो ये रिकरेंट है। मीडियन नर्व यहाँ आती है, वापस ब्रांच जो है बैक साइड पे आती है, इसलिए इसको रिकरेंट कहते हैं और इनको सप्लाई करती है। फ्लेक्सर है, एबडक्टर है और इसके नीचे वो फिर अपोनेंस होता है। इस तरफ आए तो एबडक्टर डिजिटी मिनिमी है, आपको नजर आ रहा, और ये जो टेंडन नजर आ रहे हैं सुपरफिशियलिस के टेंडन है,
ये जाएगा आपके मिडिल फेलैंक्स में, बेस ऑफ मिडिल फेलैंक्स में। ये दो में डिवाइड हो जाता है इसका टेंडन। जब ये दो में डिवाइड, देखती हूँ मैं कोई पिक्चर है, आगे देखते हैं कोई पिक्चर है। ये टेंडन दो में डिवाइड होता है और उसकी शैफ्ट पे जाके लग जाता है दोनों साइड। दो में क्यों डिवाइड होता है? बिकॉज उसके बीच में से टोरम प्रोफंडस का टेंडन जाना। ये अच्छी पिक्चर है, मसल्स की अपनेंस है, फ्लेक्सर है। ये एडक्टर का पोर्शन दिखा है इसका, ओब्लीक हेड है, ट्रांसवर्स हेड ऐसे आता है, ये ओब्लीक हेड है। ये लंब्राइकल है, जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन से निकल के लंब्राइकल है, और जहाँ पे एक्सटेंसिव रेटिनाकुलम पे अटैच हो जाता है। ये इस साइड पे डिजिटी मिनिमी के सारे हैं, ये एबडक्टर है, फ्लेक्सर है, और नीचे अपोनेंस है। ठीक है, यू कैन सी दी अल्नर नर्व एंड अल्नर आर्टरी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से जा रहे हैं। अच्छा जी, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का टेंडन आ रहा है। अब यहाँ पे प्रोफंडस का टेंडन आपको नजर आ रहा है, पीछे डीपर साइड प्रोफंडस है और ये सुपरफिशियलिस है। अब सुपरफिशियलिस का टेंडन दो में डिवाइड हो जाता है और ये दोनों साइड पे शैफ्ट पे लगता है। मिडिल फेलैंक्स के शैफ्ट पे, बेस पे नहीं लगता है, शैफ्ट पे दोनों साइड पे ये लगेगा और इसके बीच में से फिर प्रोफंडस का टेंडन जाएगा और वो बेस ऑफ डिस्टल फेलैंक्स पे जाके लग जाएगा। ये ऑब्लिक हेड ऑफ एडक्टर पॉलिसिस नजर आ रहा है, ये ट्रांसवर्स हेड है, ये और डीपर थोड़ी सी डायसेक्शन हुई हुई है। सो ऑब्लिक हेड नजर आ रहा है आपको एडक्टर का, और ये ट्रांसवर्स है, दो हेड होते हैं एडक्टर के। फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशन नजर आ रहा है आपको, अपनेंस नजर आ रहे हैं, एंड हियर यू कैन सी अल्नर आर्टरी एंड अल्नर नर्व। यहाँ से वो काटा हुआ है जो गयोन कैनाल बनती है, इधर से ये डीप उसकी ब्रांचेस जा रही है। दिस इज द रेडियल आर्टरी। एडक्टर पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट जो है, ये थोड़ा सा आपके एक्सटेंसर में आ जाता है, तो ये इस साइड पे है और उसके साथ ये रेडियल आर्टरी जा रही है। सो इफ वी गो ऑन टू द lumbricals. Lumbricals are the muscle which arise. These are the tendons of flexor digitorum profundus. टेंडन से निकल रही है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड जो है वो यूनिपिनेट मसल है। आपके मसल्स पड़े हुए हैं तो यूनिपिनेट एक ही इनकी डायरेक्शन है, एंड दे आर अटैच्ड टू द रेटिनाकुलम। थर्ड जो है वो इस टेंडन से भी निकल रहे हैं, सेकंड से भी और थर्ड से भी, बाइपिनेट है। थर्ड एंड फोर्थ जो है वो बाइपिनेट है दोनों। थर्ड और फोर्थ टेंडन दोनों से निकल रहे हैं, ये भी निकल रहा है, थर्ड ये सेकंड और थर्ड से निकल रहा है, और फोर्थ जो है वो थर्ड और फोर्थ से निकल रहा है। सो ये आपके लंब्राइकल्स हैं। अब डॉर्सल इंट्रोशिया क्या करते हैं? डैब मैंने आपको बताया था, एबडक्ट करेंगे, तो ये क्या करेंगे? फिंगर्स को, जो सेंट्रल एक्सिस है, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रल, योर जो आपकी मिडिल फिंगर है, वहां से अगर फिंगर्स किसी भी साइड पे जाएंगी, मीडियल साइड पे जाएंगी या लैटरल साइड पे जाएंगी, एक्सेस से हट रही हैं, तो दैट इज एबडक्शन। ठीक है, तो व्हेन दीज फिंगर्स मूव अवे फ्रॉम द मिडिल फिंगर एक्सिस, एक्सियल लाइन, so that is abduction। अब ये मिडिल फिंगर की abduction क्या होगी? मिडिल फिंगर जो है, चाहे वो इधर जाए चाहे वो उधर जाए, उसकी abduction ही है, क्योंकि एक्सिस तो ये है, लेकिन मिडिल फिंगर अगर इधर मूव करेगी तो भी उसकी abduction है, उधर करेगी तब भी abduction है। Anyway, अब ये डॉर्सल इंट्रोशिया, बोथ ऑल ऑफ देम आर बाइपिनेट मसल्स। ये मेटा जो कार्पल्स हैं उनकी साइड से, उनकी शैफ्ट के दोनों साइड से निकलती हैं। फर्स्ट जो है वो फर्स्ट और सेकंड की साइड से निकलेगी, सेकंड जो है सेकंड और थर्ड, इसी तरह सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ, एंड दे आर अटैच्ड टू द lateral side. First is attached to the lateral side of the index finger, क्योंकि उसको lateral लेके जाएगी। Second is attached to the lateral side of the middle finger, वो उसको lateral side पे लेके जाएगी। Third is attached to the medial side, उसको medial side पे लेके जाएगी, क्योंकि second और third middle finger को move कर रहे हैं। Fourth जो है वो index finger को middle side पे लेके जाएगी। अब ये abduct करा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो रिंग, जो लिटिल फिंगर है, इसका अपना एबडक्टर है, इट डजंट नीड दी डॉर्सल इंट्रोशियस, तो इसके साथ अटैच कोई नहीं हो रहा, तो इसको जरूरत नहीं है, इसके पास अपना एबडक्टर है। जो थंब है इसके पास भी अपना एबडक्टर है, तो ये जो डॉर्सल इंट्रोशिया एबडक्ट करा रहे हैं, ये मिडिल थ्री फिंगर्स के साथ अटैच कर रहे हैं और उनको उनकी एबडक्शन के लिए जरूरी है। थंब का अपना एबडक्टर है, लिटिल फिंगर का अपना एबडक्टर है, दे डोंट नीड द डॉर्सल इंट्रोशिया। ठीक है, अब पामर इंट्रोशिया की तरफ आए तो ये क्या करते हैं? ये वापस इनको लेके आते हैं, ये एडक्शन कराते हैं। पैड है तो PAD एडक्शन, पामर जो इंट्रोशिया ये एडक्शन करेगी, ये वापस लेके आएंगे टुवर्ड्स द सेंट्रल एक्सिस।
अब ये जो मिडिल फिंगर है ये तो है ही सेंट्रल एक्सिस, इसने वापस कहाँ आना है, ये अपनी जगह पे, ये इट डजंट नीड अ पामर इंट्रोशिया, तो इसके साथ कोई पामर इंट्रोशिया लगी ही नहीं हुई। सो पामर इंट्रोशिया जो है इट इज अटैच्ड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर, इसको वापस लेके आ रही है, लैटरल साइड ऑफ द रिंग फिंगर, लैटरल साइड ऑफ द लिटिल फिंगर, ये इसको वापस लेके आ रही है टुवर्ड्स द सेंट्रल एक्सिस। तो इस तरह आपने इनकी इंसर्शन याद करनी है। तो यहाँ पे 4 दिखाए हुए पामा इंट्रोसियर, लेकिन बुक्स में ये लिखा है कि 3 दिखाए हुए हैं, 4 भी होते हैं। एक ये थंब का यहाँ पे नहीं दिखाया KLM में, बट बाकी बुक्स में 4 पामर इंट्रोसियर भी दिखाए हैं। सो इट इज नॉट के 4 नहीं होते हैं। ओके, कार्पल टनल सिंड्रोम। अब मैं आपको हैंड के थोड़ा सा चलिए कार्पल टनल सिंड्रोम हम कर लेते हैं, किया हुआ तो आपने है। व्हाट इज कार्पल टनल सिंड्रोम? What are extensor expansions? Extensor expansion बेटा, extensor compartment में आपने देखा होगा जो extensor tendon होते हैं उनकी थोड़ी सी expanded form होती है, fibrous form होती है, which is present on the head of the, it covers the head of the metacarpals plus जो base होता है proximal phalanx हो उसको cover करती है। तो क्योंकि extension fingers की flexion extension बहुत होती है, तो extension में head ऑफ मेटाकार्पल जो है उसको यहाँ पे फ्रिक्शन ना करे आपके टेंडन को, तो यहाँ पे एक्सटेंसर एक्सपेंशन हो जाती है, यानी एक्सपैंड कर रहा है टेंडन उस एरिया में। एक्सपेंशन है मींस टेंडन एक्सपैंड कर जाता है, और यहाँ पे प्रोटेक्शन एक तरह की होती है हेड ऑफ मेटाकार्पल की, और ये टेंडन एक्सपैंड करके एक हुड सी बनाता है। आप बुक में बड़ी अच्छी बनी है, यहाँ पे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में आपको दिखा देती हूँ, दोबारा बुक खोले तो उसके अंदर हुड सी बनी हुई है, और हुड से वो आगे पीछे जा रहा है, ठीक है। सो कार्पल टनल सिंड्रोम की तरफ हम आते हैं। आर्चेस, ओके विल डू आर्चेस, अभी हम करते हैं। मिडिल फिंगर की एडक्शन कैसे होगी? मिडिल फिंगर की एडक्शन नहीं होगी। क्यों होगी एडक्शन? एडक्शन का क्या मतलब होता है? इट इज कमिंग बैक टुवर्ड्स द एक्सिस, लेकिन एक्सिस वो है ही मिडिल फिंगर में ही ना। जो एक्सिस है विच इज इट इज प्रेजेंट इन द मिडिल फिंगर, तो वो जहां भी जाए वो उसकी एबडक्शन ही है, उसकी एडक्शन नहीं होती, क्योंकि एक्सेस उसके अंदर से गुजर रहा है ना। मैंने आपको यही तो बताया है कि ये जो है इसका एक्सेस इसके बीच में से गुजर रहा है, तो ये चाहे इधर जाए इसकी फिर भी एबडक्शन है, चाहे इधर जाए फिर भी एबडक्शन है, इसकी एडक्शन नहीं होती। सो कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है? कार्पल टनल जो है वो अगर किसी वजह से कार्पल जो टनल है उसकी स्पेस कम हो जाए तो इट इज गोइंग टू लीड टू कार्पल टनल सिंड्रोम। अब होता क्या है कि किसी भी वजह से, क्या मतलब है कि टेंडन अंदर उनकी स्वेलिंग हो जाए, ओके कैसे किसी भी इन्फेक्शन हो जाए टेंडेंस की तो स्वेलिंग हो जाएगी, उसके अंदर किसी भी चीज की इंजरी हो जाए स्वेलिंग हो जाए, उसकी स्पेस कम हो जाएगी। कोई भी चीज विच लीड्स टू लेसनिंग ऑफ द स्पेस ऑफ कार्पल टनल, इट इज गोइंग टू लीड टू अ सिंड्रोम। अब उसमें क्या है कि बोन्स भी है मेकिंग द कार्पल टनल, तो बोन्स की अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, स्पिक्यूल्स बनते हैं, तब भी वो टेंडन्स को और जो वहाँ नर्व है मीडियन नर्व वहां से गुजर रही है उसको डैमेज कर सकते हैं, या वहाँ पे कोई डिस्लोकेशन हो जाए, ल्यूनेट की डिस्लोकेशन होती है तो बिल्कुल अपर साइड टनल की साइड पे डिस्लोकेशन हो सकती है, तब भी वो स्पेस कम हो जाएगी। तो एनी पैथोलॉजी लीडिंग टू lessening of the space of the carpal tunnel is going to lead to carpal tunnel syndrome। अब सिंड्रोम में होता क्या है? होता ये है कि प्रेशर अप्लाई होगा, स्पेस कम हो जाएगी, तो जो भी टनल से स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं उस पर प्रेशर अप्लाई होगा। प्रेशर अप्लाई सबसे पहले वहां पे गुजर रही है नर्व, सबसे पहले उसको अफेक्ट करेगा, बिकॉज फ्लेक्सस को तो चलो टेंडन्स है अफेक्ट कर भी लिया तो इतना ज्यादा पता नहीं चलता, नर्व पे सबसे पहले अफेक्ट होगा। नर्व वहां से कौन सी गुजर रही है? मीडियन नर्व गुजर रही है। अब मीडियन नर्व वहां से गुजरेगी, उसने आगे जाके किस किस को सप्लाई करना है? एक तो थेनर कंपार्टमेंट के मसल्स को सप्लाई करती है, प्लस 3.5 डिजिट्स ऑन द लेटरल साइड को वो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई दे रही है, ठीक है ना। एक तो मस्कुलर सप्लाई है, रिकरेंट ब्रांच थेनर कंपार्टमेंट को दे रही है, प्लस 3.5 फिंगर्स को वो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई दे रही है। तो मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगे, और क्यूटेनियस नर्व सप्लाई जब नहीं होती तो सबसे पहले क्या होता है कि पेरास्थीजियाज होते हैं। पेरास्थीजियाज मींस ऑल्टर्ड सेंसेशन, आपके सुन होना शुरू हो जाएगा, लगेगा कीड़े चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर आप ये जो कंप्रेशन है इसको रिलीज नहीं करते, ये कंटिन्यू रहती है प्रेशर, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होगा? पेरास्थीजिया आगे जाके हाइपोस्थीजिया होता है। हाइपोस्थीजिया का क्या मतलब है? आपकी सेंसेशंस कम होनी शुरू हो जाती है।
और कंप्रेशन रहेगा तो क्या होगा, एनेस्थीसिया हो जाएगा। एनेस्थीसिया क्या होता है, बिल्कुल सेंसेशन ही खत्म हो जाएंगी, उससे पहले ही पेशेंट आ जाता है, बिकॉज उसको दर्द होना शुरू हो जाती है, इसके जो थिनर मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, पैरास्थीसियाज होते हैं, उसको अजीब सी फीलिंग होती है, वो आ जाता है। तो अब कार्पल टनल सिंड्रोम को करता क्या है कि हम इसको रिलीज जब हमने करना है, कार्पल टनल सिंड्रोम को हम रिलीज करते हैं। रिलीज कैसे करते हैं, हमको मीडियल साइड से उसको इंसिजन देते हैं और उसको खोल देते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को, ताकि प्रेशर रिलीज हो जाए। प्रेशर रिलीज होगा, मीडियन नर्व के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। स्टेज का पैटर्न बता दें, वाइवा शाइवा नहीं होगा बेटा, कैसे हो सकता है, सिर्फ आपकी एमसीक्यूज होंगे। लेट मी गो ऑन विद द लेक्चर, इन लास्ट 5 मिनट्स आई कैन एक्सप्लेन टू यू ऑल द अदर थिंग्स, ठीक है। अच्छा जी, डेप्यूटेंट कंट्रैक्शन क्या है? डेप्यूटेंट कंट्रैक्शन इज द डिजीज ऑफ द पामर फेशिया। अब ये आपको पिक्चर नजर आ रही है डेप्यूटेंट कंट्रैक्शन की। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे पामर फेशिया है, पामर एपिनेरोसिस है। पामर एपिनेरोसिस बेसिकली इज द थिकन पार्ट ऑफ पामर फेशिया ना। तो पामर एपिनेरोसिस क्या होता है कि यहाँ पे उसकी फाइब्रस सेप्टा, फाइब्रस टिश्यू बनना शुरू हो जाता है और उसके अंदर नोड्यूल्स बनते हैं। आपको नोड्यूल्स यहाँ भी नजर आ रहे हैं, नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फाइब्रस टिश्यू जो बनता है वो कंट्रैक्ट करता है। कहीं भी स्कार टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू जब भी बनता है वो कंट्रैक्ट करता है। जब कंट्रैक्ट करेगा तो ये फिंगर सबसे पहले लिटिल फिंगर फ्लेक्स हो जाएगी, उसके बाद ये रिंग फिंगर होगी, तो ये फ्लेक्शन फॉर्म में आ जाएंगे और ये फिर ये एक्सटेंड नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो आप ये जो मोस्टली हेरेडिटी कहते हैं, इसका बैकग्राउंड है 50-55 ईयर्स ऑफ एज के बाद ये होता है और इसकी कोई रीजन ऐसा सच अननोन एथियोलॉजी है इसकी। एथियोलॉजी का मतलब है कि इसकी रीजन क्या है, अननोन है। कहते हैं हेरेडिटरी होता है। अब इसमें भी क्या, अगर आपको स्ट्रेट करनी है तो फिर फाइब्रस सेप्टा को काटना पड़ता है, इंसिजन देना पड़ता है फाइब्रस सेप्टा को और फिंगर स्ट्रेट हो जाती है। हैंड इन्फेक्शंस मैंने आपको बताया, हैंड इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। हैंड इन्फेक्शन जो है वो स्पेसेस के अंदर चली जाए, स्पेस जो है मिड पामर स्पेस इज कंटिन्यूअस विद द स्पेस ऑफ कोरोना इन द फोरआर्म। अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते तो आगे चल प्रॉक्सिमल आ जाती है, ये फोरआर्म में जा सकती है। अब हैंड इन्फेक्शन में बात क्या है कि बहुत स्पेस थोड़ी है, स्ट्रक्चर्स बहुत है, तो दर्द बहुत होती है, उसमें सिवियर पेन होती है, प्लस यू यूजिंग योर हैंड्स ऑल द टाइम, तो चांसेस हैं कि कोई ना कोई इंजरी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी, इंजरी के साथ इन्फेक्शन होती है, उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादा। बाकी जगहों पे अगर इन्फेक्शन हो भी जाती तो कोई इंजरी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, इंसान को इतना मसला नहीं होता, लेकिन हैंड के साथ होता है, हैंड यू यूजिंग ऑल द टाइम, स्पेशली योर राइट हैंड, तो फिर आप पेशेंट जल्दी आते हैं हमारे पास। पल्स स्पेस इन्फेक्शन मैंने आपको बता दिया, इन्फेक्शन में क्या होता है। डिक्यूबरेंट जो है ये बेसिकली आपकी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के जो टेंडन्स है वो अगर उसकी टीनोसोनोवाइटिस, उनकी टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो जाए, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गर, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस की, तो उसको हम कहते हैं डिक्यूबरेंट टीनोवेजिनाइटिस स्टेनोसन। डिजिटल जो है ये तो विवरण है, ये लॉन्ग अपनेंस पॉलिसिस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस की है। डिजिटल जो है फिंगर की है, इसको हम कहते हैं ट्रिगर फिंगर। डिजिटल टीनोवेजिनाइटिस स्टेनोसन जो है फिंगर्स की होती है। ट्रिगर फिंगर क्या है, ये जो आपके टेंडन्स हैं इनमें नोड्यूल बन जाता है कभी कभी। अब ये नोड्यूल जब बनता है तो ये आप फ्लेक्शन करते हैं, फ्लेक्सर जो है वो शीत के अंदर नोड्यूल जाएगा तब कड़क की आवाज आएगी, बाहर निकलेगा तब कड़क की आवाज नजर आएगी। एक वो होता है जो बच्चे खुद करते रहते हैं, दैट इज नॉट डिजीज। ये जो है इसमें तो नोड्यूल बन जाता है और फिर ये ट्रिगर, जैसी फिंगर मूव करते हैं तो वो जाहिर टेंडन मूव करता है डिजिटल फाइब्रस डिजिटल शीट के अंदर, वो नोड्यूल अंदर जाएगा, बाहर आएगा तो स्नैपिंग की आवाज आएगी। तो दिस इज डिजिटल टीनोवेजिनाइटिस स्टेनोसन। लेसरेशन ऑफ पामर आर्चेस, हमने पामर आर्चेस भी पढ़े नहीं है। जाहिर हैंड में अगर कहीं भी डैमेज होगा, आर्टरी डैमेज हो जाती है, लेसरेशन हो जाती है, तो ये है कि यहाँ की आर्टीरियल सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि एक तो ब्लीडिंग बहुत होती है, लेकिन दूसरा ये कि ये नहीं, कोलैटरल सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ब्लड सप्लाई पहुंच जाती है। अनल कैनाल सिंड्रोम, अनल गयोन कैनाल कहाँ बनती है, जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के शीथ है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के फाइबर्स हैं, वो हुक ऑफ हैमिड पे अटैच होते हैं और फिर दे एक्सटेंड लैटरली टुवर्ड्स द पिसिफॉर्म बोन। तो जब हुक ऑफ हैमिड से पिसिफॉर्म की तरफ जाएंगे तो एक और टनल सी बन जाती है वहां पे, दैट इज गयोन टनल। वहां से अल्नर आर्टरी भी गुजरती है और अल्नर नर्व भी गुजरती है। तो उस जगह पे अगर किसी वजह से कंप्रेशन हो जाए अल्नर नर्व को तो दैट इज अल्नर कैनाल सिंड्रोम। और अल्नर जो नर्व है वो कंप्रेस पहले होगी,
उसके अल्नर नर्व की जो भी एरिया है हाइपोथैलर को सप्लाई करती है, जो उसकी क्यूटेनियस नर्व सप्लाई है उसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या शुरू होंगे, आपके पैरेस्थीसिया शुरू होंगे, दैट इज अल्नर कैनाल सिंड्रोम। अच्छा जी, मैं आपके साथ आई एम गोइंग टू शेयर दी अदर you share. Okay, can you see this new presentation? इसमें आपके आ जाएंगी सिस्ट। बेटा कहीं भी बन सकती है सिस्ट, जो है वो यूजुअली एक्सटेंसर जो मसल्स हैं, एक्सटेंसर काफी रेडियालिस, वहां पे सिस्ट फॉर्मेशन होती है। वो जो रिस्ट के ऊपर सिस्ट बनती है जिसको गैंग्लियन कहते हैं, इट इज नॉट एक्चुअली अ गैंग्लियन, वो सिस्ट फॉर्मेशन होती है, थोड़ी सी उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है और उसको फिर क्या करते हैं कि वो फ्लूइड उसका निकाल देते हैं तो वो सिस्ट ठीक हो जाती है। डिक्विवरेंस सिंड्रोम जो है, एक तो है ना देखो, एक तो डिक्विवरेंस सिंड्रोम होता है जिसमें आपके एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट टेंडन का होता है, ठीक है, वहां पे टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड डिक्विवरेंट डिजीज टीनोविजिनाइटिस। एक है डिजिटल, डिजिटल फर्क है क्योंकि फिंगर्स की वो टेंडन्स पे होता है, और डिक्विवरेंट जो है वो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में जो आपके मसल्स आ रहे हैं, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ये इकट्ठे जा रहे होते हैं और इनकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं डिक्विवरेंस डिजीज। अच्छा जी, अब कैन यू सी द न्यू, आई होप यू कैन सी द न्यूरोवास्कुलेचर ऑफ फोरआर्म, इसलिए है क्योंकि यही आगे कंटिन्यू करता है इनटू द हैंड रीजन। सो ब्रेकियल है, डिवाइड होती है ऑपोजिट द नेक ऑफ रेडियस, अल्नर और रेडियल आर्टरी में डिवाइड होती है, और अल्नर रेडियल आर्टरी आगे जाके कंटिन्यू करते हैं वेन सुपरफिशियल लीफ। आपको पता है नर्व्स जो है, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, बहुत दफा हम कर चुके हैं। अब ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पे ऑपोजिट नेक ऑफ रेडियस ये दो डिवाइड होती है, और अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं जब पाम के रीजन में। आई वांट टू शेयर विद यू दैट पोर्शन। अच्छा जी, अब रेडियल आर्टरी जब इस रीजन में आती है, एब्डक्टर पॉलिसिस, रेडियल आर्टरी अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, सो दिस इज, ये कौन सा टेंडन है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस के लेटरल साइड पे रेडियल आर्टरी होगी। ये आपका बड़ा मसल ब्रेकियो रेडियलिस है। ब्रेकियो रेडियलिस बेसिकली एक्सटेंसर साइड पे मसल होता है। इसके बिल्कुल नीचे आप इसको हटाते हैं तो यू कैन सी द होल कोर्स ऑफ रेडियल आर्टरी प्लस सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व आल्सो। अच्छा, अब ये रेडियल आर्टरी जब रिस्ट के लेवल पे आती है, आई टोल्ड यू इट टर्न्स लैटरली एंड गोज टुवर्ड्स द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। अब यहाँ से ये टर्न हो गई है और बैक साइड पे डॉर्सल साइड पे आ गई है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के बिल्कुल ये बेस से गुजरती है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में अगर डीप करें तो आप ये रेडियल आर्टरी वहां से गुजरेगी, और फिर यहाँ पे जो फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशिया है, डॉर्सल इंट्रोशिया जो है वो बाइपिनेट मसल है, तो उसके दोनों जो पोर्शंस हैं उनके बीच में से होती हुई अगेन इट एंटर्स द पामर रीजन। ये डॉर्सल इंट्रोशिया है, ठीक है, इसके यहाँ से भी निकल रहा है, बाइपिनेट है तो फर्स्ट मेटाकार्पल सेकंड मेटाकार्पल के शाफ्ट से दोनों से निकलेगा। तो यहाँ से जब टर्न होती है पीछे ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से होती हुई अगेन बिटवीन द टू हेड्स ऑफ फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशिया इट कम्स इनटू द पामर रीजन। अब यहाँ पे जब ये होती है बिफोर इट टर्न्स in towards the dorsal side, it gives a superficial branch. ये superficial branch जो देती है, ये it joins anastomosis with the superficial branch of the ulnar artery, और ये बनाता है superficial palmar arch। तो superficial palmar arch जो है ज्यादा उसकी contribution ulnar artery की होती है। ulnar artery की जो superficial branch है वो ज्यादा बड़ी होती है ये कहते हैं, और इसकी जो superficial branch होती है छोटी होती है, ये superficial आर्च बना देते हैं। अब इसके बाद जब ये वापस आती है, अपनी सारी ब्रांचेस दे देती है, तो उसका एंड पोर्शन जो होता है, लास्ट जो टर्मिनल पार्ट होता है रेडियल आर्टरी का, दैट फॉर्म्स द डीप आर्च। अब दिस कंबाइंस विद द डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी। तो ये आप समझें कि यहाँ से रेडियल आ रही है, यहाँ से अल्नर आ रही है, और दोनों एक दूसरे के साथ पाम के रीजन में ज्वाइन कर रही है। सुपरफिशियल्स जो है वो आपस में ज्वाइन कर रही है, डीप जो ब्रांचेस हैं वो भी आपस में ज्वाइन कर रही है, एक यू टर्न ले रही है, ठीक है, ये समझे। लेकिन ये कि
सुपरफिशियल जो आर्च है वो ज्यादा अल्लर बना रही है, डीप आर्च जो है वो ज्यादा रेडियल यू टर्न ले रही है। सो ये एक पूरा आर्चेस बन जाते हैं और इन आर्चेस से भी ब्रांचेस निकलती हैं। अब डीप आर्च से जो ब्रांच निकलेगी, अब मैं आपको देखती हूँ, I want to show the arches. So this is the, अब ये देखिए कि सुपरफिशियल जो आर्च है वो थोड़ा डिस्टली बनता है, डीप आर्च थोड़ा सा इधर बनता है, डीप होता है लेकिन इट इज प्रॉक्सिमल, सुपरफिशियल आर्च थोड़ा सा डिस्टल बनता है, रीजन उसका डिस्टल है। अच्छा, अब ये डीप पामर आर्चेस से जो निकलती हैं ब्रांचेस, उनको हम कहते हैं, लेट मी सी इफ आई कैन शो यू, डीप कार्पल, ये तो कार्पल है, ये है डीप पामर आर्चेस। अब डीप पामर आर्चेस से जो ब्रांचेस निकलती हैं ना, वो पामर मेटाकार्पल उनको हम कहते हैं। तो डीप पामर आर्च है, उससे 3 ब्रांचेस निकलती हैं, पामर मेटाकार्पल आर्टरीज, ये मेटाकार्पल आर्टरी है। ये पहले डीप आर्च मैंने आपको बताया थोड़ा प्रॉक्सिमल होता है, और ये ब्रांच देगा पामर मेटाकार्पल आर्टरी। सुपरफिशियल पामर आर्च जरा डिजिटल होता है, और ये ब्रांच देगी कॉमन पामर डिजिटल आर्टरी, कॉमन पामर डिजिटल आर्टरी। अब ये जो डीप पामर आर्च जो ब्रांच दे रहा है पामर मेटाकार्पल, ये कॉमन पामर डिजिटल आर्टरी के साथ ज्वाइन कर लेती है, जो सुपरफिशियल की ब्रांच है। तो सुपरफिशियल ब्रांच दे रही है कॉमन पामर डिजिटल, डीप ब्रांच डीप पामर आर्च जो दे रही है पामर मेटाकार्पल, ये दोनों जाके यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। कॉमन पामर आर्च के साथ जब ज्वाइन करते हैं तो कॉमन पामर जो डिजिटल आर्टरी है, डिजिटल है, कॉमन पामर कॉमन इसलिए कह रहे हैं कि इसने ये दोनों साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ फिंगर को सप्लाई करनी है। यहाँ भी कॉमन आ गई, इधर भी कॉमन आ गई, इधर भी कॉमन आ गई, इधर। अब ये जो कॉमन है ये 2 में डिवाइड होगी, इस साइड को फिंगर को सप्लाई करेगी, डिजिट को इस साइड को, तो एडजेसेंट साइड को एक कॉमन पामर डिजिटल आर्टरी सप्लाई करती है। 1 2 3, ठीक है। ये 3 कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज है, जिनको आके पामर मेटाकार्पल आर्टरीज ज्वाइन करती है, और फिर ये एडजेसेंट साइड ऑफ फिंगर्स को सप्लाई कर देती है। एक कॉमन है, एक प्रॉपर है जो मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर को सप्लाई करेगी। सो 1 प्रॉपर डिजिटल आर्टरी, 3 कॉमन पामर डिजिटल आर्टरी जो एडजेसेंट साइड को सप्लाई करेंगे। अब ये वाला पोर्शन है रेडियलिस इंडेक्स फिंगर की रेडियल साइड रहेगी या लैटरल साइड रहेगी, ये रेडियल आर्टरी ब्रांच देगी रेडियलिस इंडेक्स। प्रिंसेप्स पॉलिसिस, जो पॉलिसिस ये आ जाएगी, ये 2 में डिवाइड हो जाएगी, दोनों साइड ऑफ थंब को सप्लाई करेगी, या ये 2 ही निकलती हैं या एक होती है और ये 2 में डिवाइड हो जाती है, थंब के दोनों साइड को सप्लाई करती है। सो थंब lateral side of the index finger are supplied by branches from radial artery। जो बाकी फिंगर्स की डिजिटल आर्टरी है वो आती है सुपरफिशियल पामर आर्च और डीप पामर आर्च से, ये सप्लाई करती है, ठीक है। ये इनकी सप्लाई आपकी आ गई हैंड की। Okay, while studying the muscles, we have to consider anatomical position. I mean, when studying both anterior and posterior part, lateral and medial side remain the same. Obviously, आपके lateral तो वही है ना, चाहे आप उसको डॉर्सल हाथ को उल्टा कर देंगे, मीडियल साइड तो मीडियल साइड ही रहेगी ना, लेटरल साइड ही रहेगी। आपने हाथ को अगर प्रोनेशन फॉर्म में ले आए, प्रोनेट कर ले हैंड को, तो थंब फिर भी लैटरली ही रहेगा। थंब मीडियल ये नहीं कहेंगे आपके जी थंब जो है वो अब मीडियल साइड पे आपका थंब लगा हुआ है, ठीक है। it has come to the medial side, but it is the lateral portion of your hand still. Okay, branches of ulnar artery, anterior ulnar recurrent, ये तो आपको सब आता है, I don't need to repeat these। branches of radial artery भी आपको आती है। अच्छा, let me come to the nerves। nerves हमने थोड़ी सी तो हमने कर ली थी। हैंड पे जब आती है तो मीडियन नर्व पासेस थ्रू द कार्पल टनल, और इसीलिए वो कंप्रेस भी होती रहती है। रिकरेंट ब्रांच देती है, इट इज कमिंग बैक फॉर द मसल्स ऑफ द थेनर एमिनेंस। उसके बाद ये क्यूटेनियस नर्व सप्लाई देती है, क्यूटेनियस नर्व सप्लाई देती है lateral 3.5 digits को। so 1 2 3.5 digits को ये सप्लाई देती है। lateral 3.5 digits आप कह सकते हैं फिंगर, कई भी लोग कहते हैं कि thumb is not a finger, so you can say lateral 3.5 digits plus it also goes to supply the nail bed also। क्योंकि nail bed क्यों है, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट ऐसी होती है कि नेल बेड जो है वो इनिशियली एंटीरियर साइड पे होता है, और फिर वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट वो नेल जो है पोस्टीरियर साइड पे उसके स्ट्रक्चर चला जाता है। तो ये मीडियन नर्व जो है वो डॉर्सल साइड ऑफ द फिंगर में नेल बेड तक सप्लाई करती है। उसके बाद ये अल्नर नर्व आ जाती है। अल्नर नर्व सप्लाइज दी 1.5, ये
रिंग फिंगर की मीडियल साइड को प्लस लिटिल फिंगर के दोनों साइड को ये सप्लाई करिए। तो 1.5 मीडियल फिंगर जो है, मीडियल डिजिट जो है, उसको ये अल्नर नर्व क्यूटेनियस नर्व सप्लाई दे रही है। और अगर आपने बनानी है नर्व सप्लाई तो ये आप नर्व सप्लाई बना सकते हैं। ये लैटरल साइड है, मीडियन नर्व यहाँ तक सप्लाई दे रही है, और ये डॉर्सल एस्पेक्ट, ये डॉर्सल एस्पेक्ट है, सॉरी ये पामर एस्पेक्ट है। पामर एस्पेक्ट में ये मीडियन नर्व दिखाई है पर्पलिश, और ये येलो जो है दिस इज द ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व। अगर ये डॉर्सल साइड, डॉर्सल हम पढ़ नहीं रहे आज, लेकिन डॉर्सल साइड पे अगर आप देखें हैंड के, तो ये सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है। डॉर्सल साइड ऑफ द हैंड 3.5 जो है वो रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच देती है, विच इज अ प्योरली सेंसरी नर्व। ये कोई इसमें मोटर फाइबर नहीं है। तो सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाइज द थंब, द इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, और ये इंडेक्स फिंगर की लैटरल साइड को ये सप्लाई करिए। अब ये जो अल्नर नर्व है ये पामर साइड पे भी 1.5 को देती है, और डॉर्सल साइड भी 1.5 फिंगर को क्यूटेनियस नर्व सप्लाई दे रही है। तो डिजिटल ब्रांचेस ऑफ द अल्नर नर्व अगर आप ये देखें, वेरी नाइस, मीडियन नर्व ये पामर साइड पे है, और ये यहाँ तक सप्लाई कर रही है डॉर्सल साइड। ये डॉर्सल साइड दिखाइए, ये पामर साइड दिखाइए, 3.5 डिजिट्स, और ये डॉर्सल साइड पे सप्लाई करिए। तो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई ये तो फोरआर्म की बताया है, वी नॉट स्टडीइंग फोरआर्म। तो चलिए फोरआर्म को अगर आप देखें तो एंटीरियर व्यू में ये सारा एरिया जो है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व, ये रेडियल नर्व की ब्रांच है। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म मीडियल कॉर्ड से आएगी। लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म इज द कंटिन्यूएशन ऑफ मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। ये अल्नर नर्व है, मीडियल नर्व है, ये छोटा सा कॉइन एरिया पाम का जो है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, बाकी ये डॉर्सल साइड पे सप्लाई करती है। थोड़ा सा इधर थेनर वाला एरिया थोड़ा सा सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व दे रही है, बाकी ये जो सारा है ये आपने क्या पिक्चर लगाई है जोहन रजा, ये पिक्चर ठीक करो। You have such a nice cute face, ये क्या शक्ल बनाई है। अच्छा जी, इसके बाद this is the superficial branch of the radial nerve which is present on the dorsal side. Posterior side पे posterior cutaneous nerve of the forearm is a branch of radial nerve. ओके, और लेटरल साइड पे आपको ये मीडियल साइड पे सॉरी ये आपको अल्नर नर्व सप्लाई करी, एंड दीज आर द एरियाज व्हिच आर सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व ऑन द डॉर्सल साइड। आपके थोड़ा सा मिडिल तक ये आ गया, दिस आर सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व। ये डायग्राम देखें तो बड़ी अच्छी पिक्चर आपको नजर आती है। ये अल्नर नर्व की मीडियल साइड पामर पे भी और डॉर्सल साइड पे भी अल्नर नर्व सप्लाई करती है, 1.5 डिजिट ऑन द मीडियल साइड। अच्छा जी, ये आपको रेडियल नर्व दिखा रहे हैं, डॉर्सल साइड पे रेडियल नर्व 3.5 डिजिट लैटरल साइड पे, और ये थोड़ा सा ये एरिया जो है थिनर एमिनेंस कॉइन शेप एरिया कहते हैं, ये सप्लाई करती है ऑन द पामर एस्पेक्ट, और ये अल्नर नर्व का है 1.5 ऑन द मीडियल साइड। ब्रांचेस आपको सब मैंने आपको पहले बताई हुई हैं, ब्रांचेस की रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा आपको मेरा ख्याल है डर्मेटोम्स हमने आपको डॉक्टर फातिमा ने करा लिए हैं, तो आई थिंक दिस इज अबाउट इट फॉर टुडे। आप लोग अगर कोई एक मेरा लेक्चर रह गया बिफोर योर फाइनल स्टेज, कोई स्पेशल चीज, कोई स्पेशल टॉपिक जो है वो आपको अभी तक समझ नहीं आया, हमने अपने इतना रिवाइज कर लिया, किसी क्लास में इतना रिवाइज नहीं हुआ, बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस ऑब्वियसली गुड फॉर यू, बहुत रिवाइज हो गया, आपको अच्छी तरह से आ गया होगा इंशाल्लाह। बट अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो अभी भी आप समझते हैं कि आपको रिवाइज करने की जरूरत है, थर्सडे को एक मेरा लेक्चर है मैंने रखा हुआ, वैसे तो नर्व इंजरीज के लिए। आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमारी बहुत सारे जो आते हैं जो क्वेश्चंस अब आने शुरू हो गए हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं, तो उसके अंदर नर्व का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो नर्व इंजरी मैंने रखी है, बट इफ देयर इज एनी अदर टॉपिक यू वांट मी टू रिवाइज, आई कैन डू दैट आल्सो। नर्व इंजरीज बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं, लेकिन पिछली दफ़ा भी नर्व इंजरी, मीडियन नर्व इंजरी पिछले एग्जाम में भी आई है, तो मीडियन नर्व करा दूंगी, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व इंशाल्लाह कराऊंगी। मायोटोम्स नहीं है बेटा, मायोटोम इज बेसिकली अ टॉपिक ऑफ जनरल एनाटॉमी,
Myotome is a part of muscle supplied by one spinal nerve. ठीक है ना, dermatome है part of skin supplied by one spinal segment. इसी तरह myotome is a part of muscle, क्योंकि अगर आप देखते हैं ना, जैसा flexor digitorum profundus है, मीडियन नर्व भी सप्लाई कर रही है, अल्ना नर्व भी, अगर आप देखें बाइसेप्स है उसको C5 C6 दे रहा है, तो सेगमेंट जो है दो है स्पाइनल कॉर्ड के ना, तो दोनों एक ही मसल है। अब वो मसल के अंदर कुछ पोर्शन, कुछ फाइबर्स हैं जो C5 से उनको सप्लाई मिल रही है, कुछ फाइबर्स हैं जो C6 से सप्लाई मिल रही है। तो ऑल द पार्ट mass, muscle mass which is supplied by one spinal segment, that is called a myotome. वो आपको जनरल एम्ब्रियो में आएगी, ठीक है। तो इसमें पैटर्न क्या होगा, क्लिनिकल, इसमें अभी वो आपके एमसीक्यू में जितने क्लिनिकल्स आ सकते हैं आ जाएंगे। क्वाड्रेंगुलर स्पेस पिछली दफा मैंने आपको रिवाइज कराई थी, इसके चार कौन सी हैं बाउंड्रीज, और उसके अंदर से जाता क्या है, एक्सिलरी नर्व जाती है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स जाती है, वेसल्स मींस कि उसमें आर्टरी भी है और वेन भी है, और क्या उसकी है, लेटरल साइड पे ह्यूमरस है, मीडियल साइड पे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स है, इंफीरियरली ट्राइसेप्स मेजर है, सुपीरियरली ट्राइसेप्स माइनर है। तो ये तो मेरे ख्याल में मैंने आपको बहुत दफा रिवाइज कराया हुआ है, ये आप बाउंड्रीज याद कर लें और इसमें ये देख लें कि इसके अंदर से स्ट्रक्चर्स कौन से जाते हैं, प्लस ये देख लें इंफीरियर डिस्लोकेशन ह्यूमरस के हेड ऑफ ह्यूमरस की होती है, तो वो नीचे उसकी क्वाड्रेंगुलर स्पेस ही है, तो नीचे इंफीरियर डिस्लोकेशन होगी तो नीचे एक्सिलरी आर्टरीज को डैमेज करेगी। तो ये अच्छा, जो आपकी फाइनल स्टेज होगी उसमें एमसीक्यू होंगे, मूडल के थ्रू क्विज होगा, हम एमसीक्यू अपलोड कर देंगे मूडल पे, एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक द राइट ऑप्शन, और मूडल आपको साथ ही की डिस्कशन भी करा देता है। आप जब आपका क्विज खत्म हो जाता है, सबमिट आप करा देते हैं, बाद में यू कैन सी कि आपने कितने गलत किए, कितने सही किए, वो उसमें कोई, आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम विद दैट। तो अभी हम एससीक्यू नहीं दे रहे हैं आपको, बिकॉज एससीक्यू का अभी वो डाला ही नहीं है, मूडल पे अपलोड करने हैं एमसीक्यू भी, एससीक्यू भी नहीं होंगे। Hopefully things are going to be turn out, they're going to turn out for the better. I hope सब कुछ ठीक रहे, तो हालात बेहतर होंगे, तो हम फिर कॉलेज खुलेगा और सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मलाइज जिंदगी हो जाएगी, तो सब कुछ हम फिर बाद में देखते हैं क्या करते हैं। पिंक लिस्ट लगेगी, आई डोंट नो पिंक लिस्ट अगर लगेगी तो किस तरह होगी, बट बी श्योर आप लोग जो है मेहनत से पढ़ें, आपको अल्लाह ने इतना टाइम दे दिया है, ये टॉपिक आपका ऐसा अच्छा तैयार हो जाना चाहिए कि आपको जब आपका एग्जाम आए उसमें बस एक रिवीजन दें और आपका हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो पिंक लिस्ट तो नहीं लगेगी, पिंक लिस्ट में पता नहीं क्या करेंगे, आई डोंट नो, बट यू शुड डू इट गुड। क्विज तो ये तो बहुत आसान होगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। आई डोंट थिंक दिस गोइंग टू बी हाउ टू सबमिट स्केच बुक। आई थिंक यू कैन जस्ट टेक अ पिक्चर एंड सेंड मी, व्हाई नॉट। अपनी स्केच बुक की पिक्चर्स जरा मुझे भेज दें, कोई मुश्किल नहीं है, व्हाट्सएप अल्लाह मियां ने बनाया आपके लिए, अपनी तस्वीरें भेजते हैं तो अपनी स्केच बुक की भी पिक्चर्स भेजते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। तो यह सब बाद में पढ़ाई जाएगा, क्या बाद में क्या पढ़ाया जाएगा, आई डोंट अंडरस्टैंड। हॉस्टल रह गई है, दोबारा बना लो बेटा, घर बैठे क्या कर रहे हो, बाहर भी नहीं जा सकते, याशी भी नहीं हो सकती। मैम आपका नंबर नहीं है, ले मेरा नंबर, you can take my number, your VR has my number, you can take my number if you have any problem, and do give me a feedback कि आपको कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है। नर्व इंजीज मैंने रखी है वो मैं करा दूँ, बट इफ यू हैव टाइम तो मैं वो भी करा सकती हूँ। और जब आपकी स्टेज हो जाएगी उसके बाद लेट्स सी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थोरेक्स। तो आप कोशिश ये करें बेटा कि थोरेक्स पढ़ना शुरू कर दें, ये आपकी फाइन स्टेज हो जाएगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन आप थोरेक्स पढ़ना शुरू कर दें। बहुत आसान है, रिब्स पढ़ें, उसका थोरेसिक केज पढ़ें, बोन्स पढ़ें, पहले उसकी थोरेसिक केज बनता कैसे है, क्योंकि आपको टाइम मिल गया तो साथ साथ पढ़ना शुरू कर दें। How many MCQs? I am not sure how many MCQs. I made about 75, लेकिन सारी नहीं डलेंगी, I don't know कितने हैं, अभी पता चलेगा कल परसों कि कितने हैं। हॉस्टल रह गई है, कोई बात नहीं, खुद से बना लो पिक्चर्स और भेज दो। नहीं एमसीक्यू नहीं है, यू आर गोइंग टू हैव ओनली एमसीक्यूज, गुड फॉर यू फॉर नाउ। और जब आप वापस आएंगे तो बी श्योर मैं आपकी ऑस्पी लूंगी, बिकॉज ऑस्पी बहुत ज़रूरी है, ऑस्पी आपको आनी चाहिए, आपको स्ट्रक्चर्स जो है आइडेंटिफाई करने बहुत ज़रूरी है कि आपको आने चाहिए। तो आप
पढ़ें अपर लिम्ब को तो बस रट्टा मार लिया आपने। टाइम ऑफ 1 आवर जी, टाइम आपके टाइम एम्पल मिल जाएगा। मैं ब्रेकियल प्लेक्सस और परफेक्टली बना सीख लिया है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। सारी पिक्चर्स दोबारा कैसे बनाएं? आप सारी पिक्चर्स मत बनाएं बेटा, सिर्फ वो बनाएं जो एग्जाम में आती हैं, जो मैंने आपको दी हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस बनाओ, कोलैटरल सर्कुलेशन बनाओ, स्कैपुला बनाओ, एल्बो की एनास्टोमोसिस बनाओ। ये चीजें बनाओ जो आपके एग्जाम में आ सकती है। ऑस्पी इज नॉट सरफेस एनाटॉमी। ऑस्पी इज ये होता है कि हम और आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, आपने देखी है डीएच में जाके स्ट्रक्चर्स सारे, तो हम मसल के ऊपर लगा देंगे, आर्टरी के ऊपर लगा देंगे, नर्व के ऊपर लगा देंगे, तो आपने आइडेंटिफाई करना है। मैम हमने पहले लोअर लिम्ब नहीं करना। आई थिंक आप थॉरेक्स कर लें तो बेहतर है, बट लेट्स सी। थॉरेक्स जरा ज्यादा बच्चों को मुश्किल लगता है। लोअर लिम्ब इज जस्ट लाइक अपर लिम्ब, वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, इजी रहेगा आपके लिए। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, तो शुड वी से गुड बाय? ओके, जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है बस वही बनाओ, खाम खा टाइम जाया ना करो। फाइनल स्टेज के लिए पढ़ो और थॉरेक्स फिर पढ़ना जरूर शुरू करें बेटा। आप खुद पढ़ेंगे, अब आपको एनाटॉमी की समझ आ गई कि कैसे पढ़नी है, तो आप करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके देन, थैंक यू, खुदा हाफिज।